मेरे इसी वीडियो के पिछले पार्ट में आप सभी को मैंने शेयर कराए थे देश के बदलते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के बदलते हुए पोर्ट्स के। वहाँ अब बारी है देश के रेलवे और देश के एयरपोर्ट्स की भी थोड़ी सी सैर करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश के रेल नेटवर्क से। मैं जब भी भारतीय रेलवे का नाम लेता हूँ तो दिमाग में क्या आता है कि वही बहुत ही बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन बहुत ही अनहाइजीनिक स्टेशन रहेंगे। ट्रेन का लेट आना जाना तो एक रूटीन है, आम बात है। 2 3 4 घंटा लेट होना क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा, जो ट्रेन के जो कोचेज है वही गंदे रहते, क्वालिटी ऑफ फूड को तो छोड़ ही दीजिए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ लोगों का कॉमन परसेप्शन। अब यही कॉमन परसेप्शन बदलने के लिए काम करना पड़ेगा, और वही काम सरकार ने किया है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे देश की जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। एक तो नए नए ट्रेन भी आने लगे, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस। अब वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन है, फुल्ली मेड इन इंडिया। देश के अलग अलग रूट्स में वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हो गया है। बड़ा ही हाई स्पीड ट्रेन है, और साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे ऐसे फैसिलिटीज है जो कि बहुत ही मॉडर्न और हाईटेक है। अगर मैं कोचेज की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं वॉशरूम्स की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन रहते हैं। क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है इस ट्रेन में। तो साथ ही साथ इस ट्रेन में कंफर्टेबल सीट्स है, वाईफाई रहते हैं, ऑन बोर्ड और बहुत सारी सुविधाएं हैं। और इस ट्रेन को लाने के पीछे का जो मकसद है कि 2 सिटीज के बीच की जो दूरी है उसको कम किया जाए। पर ये तो मैंने सिर्फ वंदे भारत ट्रेन की बात करी है, परंतु बाकी आम ट्रेन का क्या? बाकी के ट्रेन की बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला है। पिछले कुछ सालों में जो वॉशरूम्स है वो ज्यादा क्लीन रहते हैं। अच्छा, जब मैं वॉशरूम्स की बात ही कर रहा हूँ तो मैं आपको शायद पता ही होगा, जो ह्यूमन वेस्ट है वो जाके रेलवे ट्रैक्स पे ही गिर जाता था। उसके बाद वहां की जो साफ सफाई है उसके ऊपर एक अलग खर्चा होता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। आजकल हमारे ट्रेन में बायो टॉयलेट्स बन गए हैं। ये जो बायो टॉयलेट्स बन गए इसकी वजह से जो ह्यूमन वेस्ट है वो ट्रैक्स पे नहीं गिरता है, बल्कि वो एक जगह कलेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ हमारे कोचेज भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहने लग गए हैं। ट्रेन पहले काफ़ी ज़्यादा लेट होती थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के वाया आप रेलवेज को टैग करिए, अश्विनी वैष्णव जी को टैग करिए, रेलवे मिनिस्ट्री को टैग करिए। आपको वहां से बहुत ही तेजी से रिस्पांस देखने को मिलेगा। देश की जो रेलवेज है उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। इस सभी के साथ ही साथ हमारे देश के जो रेलवे ट्रैक्स है उसको भी बड़ी ही तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। पहले ये जो रेलवे ट्रैक्स है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड जो है वो ले सकती थी, परंतु अब इन जगहों को पूरे तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। देश में नए नए रेलवे नेटवर्क सब बिछाए जा रहे हैं। इस सभी के साथ ही साथ देश के जो बॉर्डर एरिया है जैसे कि LAC, उसके पास तक भी ट्रेन के जो रेलवे नेटवर्क है उसको बिछाया जा रहा है, चाइनीज थ्रेट को ध्यान में रखते हुए। यानी कि हमारी सरकार 2 फ्रंट पे काम कर रही है। एक देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करना, तो दूसरी और देश का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी एक बड़ा ही तेजी से बूस्ट लाना। अच्छा, हमारे रेलवेज की जो एक बहुत ही बड़ी जो समस्या रही है वो है ट्रेन के एक्सीडेंट्स होना। जैसे कि 2 जो ट्रेन है वो एक ही ट्रैक पे आ जाना और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाना। आजकल अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपको बहुत ज्यादा रेलवे के एक्सीडेंट की खबर नहीं आती। अगर गलती से भी 2 ट्रेन एक ही रेलवे ट्रैक पे आ जाती तो अब उनका एक्सीडेंट नहीं होता है। कैसे? ये जो हुआ है वो है एक नए सिस्टम की इंट्रोडक्शन की वजह से, वो है कवच सिस्टम। और ये जो मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है इसके तहत जो ट्रेन की जो कोलिजन है वो अब अवॉइड होते हैं। आपको इस वीडियो से पता चल ही रहा होगा कि किस तरीके से जो कवच सिस्टम में काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कवच सिस्टम को जब टेस्टिंग किया गया था तब हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी उस ट्रेन में मौजूद थे। तो ये एक दिखाता है कि हमारे मंत्री जी भी कितने तेजी से देश के रेलवे को बदलने में लगे हुए हैं। और मैंने अभी एक्सीडेंट की बात करी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, क्योंकि सन 2019 में इंडियन रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रिकॉर्ड किया था, वो है कि 0 एक्सीडेंट्स का। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के रेलवेज के लिए। तो इन सभी के साथ ही साथ कुछ बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये चेनाब ब्रिज का पिक्चर देख सकते हैं, कितना ही आलीशान है। अब सोचिए जब यहाँ से जो ट्रेन जाएगी तो कितना सुंदर लगेगा। यहाँ पे बड़ी तेजी से काम चल रहा है
और ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। अच्छा, इन सब के अलावा हमारा देश एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी काम कर रहा है। अच्छा, अब यार इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का क्या मतलब हुआ और इसको लाने की ज़रूरत क्या है? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे देश की जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें अपग्रेडेशन तो चल रहा है। अब इसकी वजह से जो माल गाड़ियां हैं उनको रोक दिया जाता है। आप समझ लीजिए 2 ट्रेन आ रही है, एक माल गाड़ी और एक पैसेंजर ट्रेन। पहले जो प्रायोरिटी है वो दिया जाता है एक पैसेंजर ट्रेन को और उसके बाद एक गुड्स ट्रेन को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इसके कारण एक गुड्स ट्रेन को एक अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगता है। अभी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जब आ जाएगा तो इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा सुधार आएगा रेलवेज में। अगर रेलवेज में बात करूं तो देखिए आजकल रेलवेज काफी ज्यादा लॉस में चल रही है। ये आज का नहीं, काफी समय से कहानी है और इसका कारण है वो है कि रेलवेज का काफी ज्यादा फोकस करना ऑन पैसेंजर ट्रेन ना कि गुड्स ट्रेन पे। अगर आप उनका सोर्स ऑफ इनकम निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि रेलवे सबसे ज्यादा गुड्स ट्रेन से ही कमाती है, जब माल एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाती है तो। लेकिन जो व्यापारी है वो अपना जो माल है वो ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर भिजवा देते हैं, ना कि वाया ट्रेन, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि कितना टाइम लेता है एक ट्रेन से ट्रांसपोर्ट होने में सामान। तब इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुलने की वजह से एक तो बड़ा ही साफ है कि वहां पे कोई पैसेंजर ट्रेन तो नहीं आएगी, दूसरा एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स ट्रेन है वो बड़ी ही तेजी से पहुंचेगी और इसके साथ ही साथ रोड्स पे जो ट्रैफिक है उस पे जो लोड है वो कम पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। अभी बहुत ही छोटा सा फेज इसका खोला गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। अभी 2 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। इसके बाद अगर 2 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते तो उसके बाद आगे भी इन फ्रेट कॉरिडोर्स को इनॉग्रेट किया जाएगा और काम करा जाएगा। तो चलिए, रेलवेज की तो हो गई काफी से, अब चलते हैं थोड़ा सा एयरपोर्ट्स पे। और हमारे हवाई जहाज का टाइम हो गया है तो चलिए अपनी कुर्सियों की जो पेटी है वो बांध लीजिए, क्योंकि आपकी जो हवाई जहाज है वो उड़ने को तैयार है। अच्छा, मैंने अभी एयरपोर्ट्स का नाम लिया तो लोगों के मन में जो कॉमन परसेप्शन है, एक आपको तो बहुत ही जल्दी रिपोर्ट करना पड़ता है, 1.5 से 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट्स पे रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक होता है, बोर्डिंग पास मिलता है, कुछ प्रोसेसेस रहते हैं, उसके बाद ही आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका फ्लाइट है 11 बजे, आप डायरेक्ट 11 बजे पहुंच गए और जैसे मूवीज में होता है ना दौड़ते दौड़ते ट्रेन पकड़ लिए, वैसे तो आप फ्लाइट पकड़ नहीं सकते। तो आपको समय से काफी पहले एयरपोर्ट्स पहुंचना पड़ता है। अब एयरपोर्ट्स काफी ज्यादा क्लीन रहते हैं, लेकिन देश की जो कुछ एयरपोर्ट्स है वो काफी ज्यादा क्राउडेड होते हैं। इन सब के साथ ही साथ हमारे जो फ्लाइट्स है वो काफी ज्यादा क्लीन रहते हैं, लेकिन काफी ज्यादा महंगा होता है इसका फेयर, और इसीलिए हमारे देश के जो आम आदमी है वो फ्लाइट्स में ट्रैवल करना अवॉइड करता है। अच्छा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को एयरपोर्ट्स के ऊपर और एयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी कम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की जो 5% जो जनता है सिर्फ एयर ट्रैवल को एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करती है। एक बहुत ही छोटा सा प्रतिशत है देश का, परंतु इसके बावजूद भी सरकार एयरपोर्ट्स के ऊपर काम कर रही है। इसके पीछे का जो कारण है वो साफ है कि देश में अगर एयरपोर्ट्स बनेंगे तो यानी कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा बूस्ट होगा। अब उदाहरण के तौर पे आपको जाना है नोएडा, अचानक से आपका कोई इमरजेंसी में काम आ गया, समझ लीजिए कि बिजनेस से रिलेटेड ही, तो आपको फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा दिल्ली से। आप कहीं कोई भी शहर में रहो, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, कहीं पे भी, क्योंकि नोएडा में तो कोई एयरपोर्ट है ही नहीं और आपको पहुंचना बहुत ही जल्दी। तो पहले आपको पहुंचना पड़ेगा दिल्ली और दिल्ली से आपको ट्रांसपोर्ट चेंज करके आप पहुंचेंगे नोएडा, यानी कि टाइम जो है काफी ज्यादा लग। कितना अच्छा होता अगर नोएडा में एक एयरपोर्ट होता। तो चलते हैं यहाँ से थोड़ा मुंबई में। मुंबई का एयरपोर्ट देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, काफी ज्यादा क्राउडेड एयरपोर्ट रहता है। कितना ज्यादा अच्छा होता अगर नवी मुंबई में भी एक एयरपोर्ट होता। तो अब इसी के ऊपर भी काम चल रहा है। देश में नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नोएडा में बिल्ड हो रहा है, बहुत ही लार्ज स्केल में ये बिल्ड हो रहा है। और नोएडा के ऊपर तो देखिए मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि नोएडा में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है और वहाँ की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अच्छा, इसी के साथ नवी मुंबई में भी एयरपोर्ट के ऊपर काम चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो 2 एयरपोर्ट लाया जा रहा है ये क्यों लाया जा रहा है। इसके पीछे का जो कारण है वो बड़ा ही साफ है कि देश के जो मुंबई दिल्ली जैसे जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो लोड है वो कम करना। इन दोनों एयरपोर्ट्स की जो टर्मिनल्स है उनको अपग्रेड भी किया गया था। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो पीपीपी मॉडल यानी कि
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत वहां के एयरपोर्ट के ऊपर काम किया गया था। उसके नए टर्मिनल पे काम बड़ी ही सुंदरता से किया गया, लेकिन भीड़ जो है दिन भर दिन बढ़ रही है। अगर मैं पैंडेमिक के बाद की बात करूं तो देश के जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा तेजी दिखाई दी है, जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है। ऐसे में देश को नए एयरपोर्ट्स की भी जरूरत है, तो साथ ही साथ नए नए फ्लाइट्स की भी। और अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने जैसे कि 2 एयरपोर्ट्स के बारे में बात करी, ऐसे ही हमारे देश में और भी कुछ कई जगह हैं जहां पे एयरपोर्ट्स के बनने की सख्त जरूरत है, और सरकार इस चीज को भली भांति जानती है। और इसीलिए सन 2016 में उड़ान स्कीम के तहत सरकार ने देश की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, और ये जो सोच है वो धीरे धीरे इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। देश में पहले 2014 तक करीब 70 एयरपोर्ट्स, परंतु आज ये जो आंकड़ा है वो 140 छू गया, यानी कि पिछले कुछ सालों में डबल तेजी से एयरपोर्ट्स के ऊपर काम हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में भी एयरपोर्ट्स बने हैं। उड़ान स्कीम के तहत सिक्किम में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट में भी एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी ही तेजी से काम हो रहा है। तो इसके साथ ही साथ और भी कई एयरपोर्ट जो है बने हैं, जैसे कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में, शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटका में, अच्छा आने वाला है जैसे कि जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, कल्याणी एयरपोर्ट जो कि पश्चिम बंगाल में बन रहा है, ताकि कोलकाता में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो लोड है वो कम हो। उड़ान स्कीम के तहत सरकार का जो विजन है वो साफ है कि देश का जो आम नागरिक है वो एक अफोर्डेबल प्राइसेस में वो फ्लाइट्स में ट्रैवल कर सके। अरे जो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं वो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, यानी कि ये जो एयरपोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण से फ्रेंडली है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे फैसिलिटीज़ है। तो साथ ही साथ ये जो है सोलार पैनल से चलते हैं, यानी कि जो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लद्दाख में भी सरकार एक एयर स्ट्रिप बना रही है, जिससे कि एयरफोर्स की जो फाइटर प्लेन है वो वहाँ पे लैंड कर सके, और ये जो LAC से जो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। यानी कि अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सरकार देश के आम नागरिक के ऊपर भी और देश के डिफेंस सेक्टर दोनों जगहों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, और ये बड़ी ही अच्छी बात है। और इस उड़ान स्कीम के तहत देश की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी ये जो प्रोजेक्ट्स है वो चलते रहे, क्योंकि अगर किसी भी जगह पे एक एयरपोर्ट आता है तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बूस्ट तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज है वो वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट भी होती है। ऐसे में देखना रहेगा कि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स है वो देश की जो सूरत है वो कैसे बदलते हैं। अगर आज की बात करूँ तो देश में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत होना एक आम सी बात हो। हर थोड़े दिन में एक नए प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग सुनते हैं, या तो इनॉग्रेट हो रहा है या फिर फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। ये साफ दर्शाता है कि हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फ्लाइट तो लैंड हो गई, सीट बेल्ट खोल लीजिए, और मिलते हैं आप सभी से एक अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी शेर साबू साइनिंग ऑफ, एंड जय हिंद।